DPP1 और DPP2 दोनों एक साथ गया हुआ है, आप लोग चेक करना, DPP1 और DPP2 दोनों गया है। बाकी मैं फिर से एक बार चेक करवा लूंगा। 9 to 10 PM बच्चा प्रिंस ना, ये ओपन क्लास है। ओपन क्लास का आपको जो भी टीचर पढ़ा रहे हो, जो आपका डेजिग्नेटेड बैच होगा ना, उसका जा रहा होगा ऑलरेडी। चलो, ये हो गई जनरल बातें। अब रुक जाओ जरा, शांति से अब सुनो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग ने बात कर लिया है पिछले वाले लेक्चर में, फिर भी मेरे को पता है कि आप लोग थोड़े बहुत भूल गए होंगे और कुछ पता है कि इसको सर एक बार रिपीट कर दो। तो इसको मैं जल्दी में रिपीट करता हूँ और फिर आप लोग फटाफट बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें आगे आगे भी कवर करना है। इतना मत एक्सपेक्ट करना कि पिछले बार जैसा हम अच्छे से बढ़ा रहे होंगे इसको, रिवीजन है ये। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैंने बताया था ना कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके मोशन की वजह से, गैस मॉलिक्यूल के मोशन के वजह से क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप होती है, और वही जो प्रॉपर्टीज को हम लोग एक साथ कर देते हैं, हम लोग बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, फिर से बताता हूँ बच्चे कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जब वो रैंडम मोशन में होते हैं, उनके मोशन के वजह से उनमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जनरेट होता है गैस मॉलिक्यूल्स में, और वही प्रॉपर्टीज को हम लोग जब एक साथ कर रहे हैं तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बन के आता है। अनमोल बोल रहा है कि सर जेई का 11th का सिलेबस मार्च तक पूरा हो जाएगा। आपका जब भी एग्जाम होगा उससे एक हफ्ते पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मार्क माई वर्ड्स। स्कूल के एग्जाम से एक हफ्ते पहले पूरा कंप्लीट हो जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ कुछ पॉइंट्स हैं बच्चे, 6 से 7 पॉइंट है। ठीक है, उस 6-7 पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखना, एग्जाम्स में आते हैं, कहीं ना कहीं आपको जो ये थियरी रहेगा वो यूज होगा। केवल थियरी है, 7-8 पॉइंट है थियोरेटिकल, वो ध्यान से सुन लो और अभी के अभी याद कर लेना। पहला क्या है कि जो गैस होता है ना, गैसेस में, उसमें बहुत सारे छोटे 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 टेनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। कहीं भी तुम्हारा अगर कंटेनर है मान लो, या जो तुम रूम में ही बैठे हो, तो इसमें बहुत छोटे 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 तुम्हारे टेनी पार्टिकल्स होते हैं, जो कि पूरे 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 कमरे में या जो भी कंटेनर होगा वहां पे भरे रहेंगे। उसको हम लोग एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये गैस पार्टिकल का जो साइज होता है ना, अगर एक तुम इंडिविजुअल पार्टिकल का बात करो, तो उसको हम लोग जो टोटल वॉल्यूम है ना, जो टोटल वॉल्यूम है उसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मानते हैं। दो बातें बोली मैंने, कि जो तुम्हारा गैस होता है उसमें बहुत छोटे छोटे लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स वहां पे होते हैं, और जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है उसका जो साइज होता है, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? आज लास्ट क्लास है स्टेट्स ऑफ मैटर का, नहीं सुनोगे तो फिर मेन चीज निकल जाएगा। कोई लीव नहीं करेगा, चुपचाप क्लास में बने रहोगे और सुनते जाओगे अच्छे से। तो जो तुम्हारा इंडिविजुअल साइज होता है किसका, गैस पार्टिकल्स का, उसको हम लोग नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जैसे क्रिकेट मैच का मान लो जो तुम्हारा ग्राउंड होता है, क्या बोला था मैंने, कि ये मान लो ग्राउंड है, पूरा क्रिकेट ग्राउंड। इसके सारे गैस मॉलिक्यूल्स को तुमने क्या किया, एक जगह कहीं कंसंट्रेट करके क्रिकेट बॉल जो होता है उसके बराबर में तुमने सारे गैस मॉलिक्यूल्स को लाके रख दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हमने आइडियल गैस में ये भी बोला था कि जो वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल्स का वो बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, याद है क्या? कि वो जो क्रिकेट ग्राउंड है, अगर मान लो उसमें जितने गैस पार्टिकल्स है तुमने उस कप को एकमुलेट किया और उसको केवल एक छोटे से क्रिकेट बॉल जितना में रख दिया, इसका मतलब ये, और वो आ भी जाएगा वहां पे, इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वॉल्यूम है विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम जो है तुम्हारा कंटेनर का या जो भी जगह है वहां का, उसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है, निगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है जी, तो पहली बातें यहां से तुम्हारी हो गई क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, वो हमेशा कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, वो रैंडमली हमेशा मूवमेंट करते रहेंगे। और मूवमेंट की वजह से क्या करेंगे, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। वो एक दूसरे से क्या करेंगे बच्चे, कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टक्कर खाएंगे, और एक दूसरे के साथ साथ जो कंटेनर होगा उसके वाल से भी टक्कर खाएंगे। देखो दिख रहा है ना, ये कंटेनर है, तो जो गैस पार्टिकल्स है एक दूसरे से तो टक्कर खाएंगे ही खाएंगे, साथ में जो कंटेनर का वाल होता है ना उससे भी टक्कर खाते रहते हैं। इतना ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जब कंटेनर के वाल से टकराते हैं
तो वाल पे ये मोमेंटम को ट्रांसफर करते हैं, कुछ वहां पे मोमेंटम इम्पार्ट करते हैं। अब आता है कि मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रणाम दीपू। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और उस दिन मैंने एग्जांपल बताया था, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में सर मोमेंटम ट्रांसफर क्या होता है, तो मैंने आपको पिछले वाले क्लास में एक एग्जांपल दिया था, अगर याद है तो बता दो। कि एक बच्चा, कोई मान लो कोई भी एक रैंडम आदमी है जिसका नाम है एक्स, उसको मैंने सुनसान सड़क पे 12 बजे रात को खड़ा कर दिया। सामने से एक कार आ रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, और उस एक्स आदमी को क्या किया, उसने टक्कर मारा। टक्कर मारने के बाद जो उस आदमी के साथ हुआ होगा, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर। उस कार का जो मोमेंटम है ट्रांसफर हो गया आदमी। अब क्या हुआ होगा, ये आप सब लोगों को मेरे से ज्यादा अच्छे से पता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा हो कि मोमेंटम ट्रांसफर होता क्या है। उसी तरह से जो ये गैस पार्टिकल्स है, जब ये दीवार पे, या दीवार पे यानी कि जो कंटेनर होगा, इस वजह से आयुष समझ गया, सबको पता है उसकी क्या हुआ होगा, मतलब हम, आप हमसे ज्यादा चालाक हो, आपको पता है कि क्या हुआ होगा, वो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ है। सिमिलरली जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, ये भी तुम्हारे कंटेनर के वाल पे क्या करता है कि जब टक्कर मारता है तो मोमेंटम इम्पार्ट करता है, और उसी मोमेंटम की वजह से प्रेशर भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो गैस पार्टिकल्स के प्रेशर, टक्कर खाने की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है वो प्रेशर होता है। सिंपल सा बात। ए फैन वैन नहीं है तुम, कूलर बनो, एसी बनो, फैन है। ठीक है। अगला, द कोलिजन बिटवीन द मोलिक्यूल्स एंड द वॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। एक और था, मैंने उस दिन भी बताया था ये बात को, कि जो कोलिजन होता है ना मोलिक्यूल्स के बीच में और वॉल्स के बीच में, परफेक्टली इलास्टिक होता है। इलास्टिक मैंने उस दिन भी बताया था कि उससे कंफ्यूज मत हो जाना, कि एक रबर का भी प्रॉपर्टी होता है कि रबर को हम क्या करके खींचते हैं और फिर छोड़ देंगे, तो वो अपने शेप को फिर से रिगेन कर लेता है, अपने शेप को फिर से रिगेन कर लेगा। तो इलास्टिसिटी का ये भी प्रॉपर्टी होता है। बट 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 मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि इलास्टिक का मतलब है कि सिंपल सा है कि यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा या मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जैसे मान लो कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, पेंडुलम वाला, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, टक्कर खाएंगे, हो सकता है कि इनका स्पीड चेंज हो जाए, बट मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, ये तुम कह सकते हो। ये सब क्या होता है, थमो जरा, फिजिक्स में पढ़ोगे अभी कुछ दिन बाद, सारा चीज हम केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। अगला पॉइंट, द मोलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स। जो भी तुम्हारे गैस पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कभी भी नहीं लगाते हैं, एक्सेप्ट कोलिजन को छोड़ के। जब कोलिजन होगा तभी केवल तुम्हारा अट्रैक्शन, कोलिजन के समय तो रिपल्सन हो रहा होगा, उसके अलावा फिर कभी भी नहीं लगता है। तो ये तुम्हारा होगा 4 पॉइंट। अर्चना पूछे सर थर्मोडायनेमिक्स कब स्टार्ट हुआ होगा, पहले ज्वाइन की होती अर्चना तो तुम्हें मालूम चल गया होता कि कब होगा। ठीक है, वैसे मंडे से स्टार्ट होगा। अगला, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इवन ऑन चेंजिंग द इंडिविजुअल स्पीड्स ऑफ द गैसेस। और मैंने उस दिन बताया था कि जैसे ये तुम्हारा गैस कंटेनर है, इसमें तुम्हारे बहुत सारे इंडिविजुअल गैस पार्टिकल्स हैं। हो सकता है कि इसका स्पीड v1 है, दूसरे का स्पीड v2 है, तीसरे का स्पीड v3 है, चौथे का स्पीड v4 है, सबका इंडिविजुअल अपना अपना स्पीड होता है। तो मत जाना, सो मत जाना, इसके बाद क्वेश्चन पूछने वाले हैं हमें, तो ध्यान सुनते रहना। हो सकता है कि सारे गैस पार्टिकल्स का इंडिविजुअल स्पीड अलग अलग हो, बट जो एवरेज स्पीड होगा, जो एवरेज स्पीड होगा, यानी कि सारे पार्टिकल्स का जो क्यूमुलेटिव स्पीड हम लोग जो निकालते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इंडिविजुअल स्पीड चेंज कर सकता है, हो सकता है कि v1 v2 बन जाए, v2 कुछ और हो जाए, v3 भी कुछ चेंजेस आ जाए, लेकिन एवरेज स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगा। सिंपल सा बात है। चौथा पांचवा बहुत सिंपल सा पॉइंट है, लल्लू। क्या है कि गैस जो होते हैं ना तुम्हारे, इफ द गैस विल हैव वेरिएबल स्पीड, अगर गैस मॉलिक्यूल्स का स्पीड वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चेंज कर रहा है, तो अगर गैस पार्टिकल्स के स्पीड वेरी कर रहे होते हैं तो उनका पक्का काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होगा। अब काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, बच्चों को पता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मास तो कांस्टेंट होता है किसी भी चीज का, वेलोसिटी यानी स्पीड ये चेंज कर रहा है, अगर ये चेंज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करेगा। ये कौन सी बड़ी बात है, बस आपको तो पता ही नहीं ये चीज। अगला पॉइंट जो है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है गैस पार्टिकल्स का, वो टेम्परेचर के साथ बदलता है। सुन लो, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसका, गैस पार्टिकल्स का, वो टेम्परेचर के साथ बदलेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा
एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अब जरा इसको अप्रिशिएट करना और बता रहा कि हाँ जी सर आपको समझ में आ गया। काइनेटिक तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, गैस पार्टिकल्स में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा ना बच्चे, थर्मल एनर्जी, गैस पार्टिकल्स एक्साइट हो जाएंगे, उनमें कोलिजन बढ़ जाएगा, मूवमेंट बढ़ जाएगा, मूवमेंट बढ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, मूवमेंट बढ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। तो टेम्परेचर से रिलेटेड तो है यार कि टेम्परेचर बढ़ाओगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब एग्जाम में कैसा सवाल आएगा, मैंने उस दिन बताया था, सिंपल सा सवाल पूछ सकता है कि एक कोई तुमको फलाना फलाना दे देगा कि ये गैस है, यहाँ यहाँ रखा गया, यहाँ घुमा के चंद्रमा पे घुमा के लाए, फिर उसको धरती पे लेके आ गए फाइनली, फिर धरती पे लाके उसको हम क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे रखे थे, अब उसको हम 60 डिग्री सेल्सियस पे कर दिए। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी? चार ऑप्शन रहेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट, बी रहेगा इट इंक्रीजेस, सी रहेगा इट डिक्रीजेस, डी रहेगा नन ऑफ दीज। तो फटाफट माइक्रोफोन ऑन है, बताओ क्या होगा। रिमेन्स कांस्टेंट। सर कांस्टेंट मेरा सारा पढ़ाया हुआ अभी तक का बेकार, मेरा सारा पढ़ाया हुआ अभी तक का बेकार। क्वेश्चन सुने हो? ये कभी श्रेया बताइए सही, सचिन अब बताने लगा है सही, अब आदित्य ने तो अलग ही कर दिया, हद कर दिया, ये डिक्रीज करवा दिया। या तो हम बहुत गलत पढ़ा रहे हैं, इतना खराब पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, और या तो फिर तुम जानबूझ के ऐसे कर रहे हो, या तो क्वेश्चन ही नहीं सुने हो, बोल रहे सारा क्वेश्चन रिपीट सर, क्वेश्चन रिपीट। सुन लो मूर्खा धीरा जो, सुन लो। क्वेश्चन ये था कि एक सिंपल नाइट्रोजन गैस है, उसको हम पता नहीं कहां कहां से घुमा के लेके आ गए, बोला गया कि वो स्टार्टिंग में 20 डिग्री सेल्सियस पे था, उसका हम टेम्परेचर बढ़ा के 60 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो वो गैस मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए था इट विल रिमेन कांस्टेंट, बी था इट विल इंक्रीज, सी था इट विल डिक्रीज, और ऑप्शन डी था नन ऑफ दीज। तो अब माइक्रोफोन ऑन है, बताओ। इंक्रीज अब इंक्रीज बोल रहे हो, और एक शिवो में अभी भी बोल रहा है सी। हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन को समझे क्या थे, आप लोग मतलब समझ क्या लिए थे यार, किस सेंस से तुमने बोल दिया कि वो सर कांस्टेंट रहेगा? सर हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आया सर, 40 डिग्री हो जाए। अमित्रा बोल रहा है, मैंने कितना डिग्री हो जाएगा नहीं पूछा, केवल पूछा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए और कुछ नहीं, टेम्परेचर बढ़ा एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इसके बाद अगर इतना समझ में आया तो एक फॉर्मूला है, आप ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए केमिस्ट्री में 3/2 nRT, अभी के अभी याद कर लो और लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। और ये फॉर्मूला तो अभी जस्ट हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़े थे, आई होप कि आपको याद होगा, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू nRT। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT, तो nRT को तुम पीवी से यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो ये दो फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है क्या? लिख लो, याद रख लो। तो अगर ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट -25 डिग्री सेल्सियस। ये शायद उस दिन क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, अगर इतना याद हो तो मैंने ये बोला था कि आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है 3/2 nRT। n क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, याद करो वो जमाना जब मैंने मोल कंसेप्ट पढ़ाया था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला था गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का तुम्हें वेट गिवन है 4 ग्राम और मोलर मास होता है 32 O2, तो ये हो जाएगा 1/8। आर का वैल्यू हो जाएगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर का वैल्यू है -25 डिग्री सेल्सियस, तुम इसमें 273 को ऐड कर दो तो 48 केल्विन। अब काइनेटिक एनर्जी, इसके बाद मत बोलना कि सर कैलकुलेट कर दीजिए, देखो सारे बच्चों ने आंसर भी लिख दिया, प्रभात अनुराधा, वेरी गुड, 386.6
जूल आंसर है। एक बार और बता दो, राजपूत बॉय जो तुम्हारा नाम है लिख दिया करो कि मेरा नाम सर ये है, अपने नाम लिख के आया करो ताकि आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा बताने में, आपका नाम लिख के। राधिका, ठीक है। तो राधिका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का 3/2 nRT। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग 4 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है वहां से निकाल लिए। आर होता है गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू लिख लिए। और टेम्परेचर होता है तुम्हारा टी जो देखा -25 डिग्री सेल्सियस, तुम उसको केल्विन में दे हो तो केल्विन में बदल लिए। फिर सबको क्या कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। 3/2 इंटू दे रखा है, इसका सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ 3/2 इंटू एन इंटू आर इंटू टी, इसका वैल्यू हो जाएगा 386.6। आई होप इट्स क्लियर। बोल दो ना जरा, क्या ये बात समझ में आती है? बोलो भी अब तुम लोग। हाँ जी, अगर यहां तक सही है तो अब आ जाओ। ये वाला कंसेप्ट तो पढ़े थे हम लोग कि नहीं पढ़े थे? मोलिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ठीक है, पढ़े थे तो भी, नहीं पढ़े थे तो भी। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको जानना जरूरी है। ए चिंता मत करो, पढ़े थे चाहे नहीं पढ़े थे, सब पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम है ना, सब बता देंगे, चिंता मत करो। तुम्हें बस रहना जरूरी है। हम तो यही हैं, हम तो यही हैं बालकों एंड बालिकाओं, आप ही भाग जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सब चला जाएगा पीडीएफ बच्चे विवेक। देखो मोलिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मोलिक्यूल्स का स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, जितने भी तुम्हारे गैस पार्टिकल के मोलिक्यूल्स हैं उनका स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, इसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया। उनका नाम था मैक्सवेल और बोल्ट्जमान। ये दोनों ने मिलकर दिया, तो उनका दो का कर्व है। ये तुम्हें दो कर्व यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहला तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उनके काइनेटिक एनर्जी के बीच में, और दूसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड के बीच में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल के बीच, स्पीड के बीच में। आधा घंटा रिवीजन में ही चला गया। आयुष चिंता मत करो, तुम मेरे पास हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड के बीच में जब तुम्हारा ये देखा गया कि कितने मॉलिक्यूल्स का स्पीड क्या क्या है, तो तुमको तीन तरह के स्पीड्स मिले। कितने तरह के? तीन तरह के स्पीड्स मिले हमारे पास। एक है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको बोलते हैं हम लोग MPS। इसके बाद आया एवरेज स्पीड, जिसको तुम लोग बोलते हो V एवरेज। और इसके बाद आया VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तुम्हारे, वो तीन तरह के स्पीड को शो करते हैं। वो तीन क्या था, मेरे साथ साथ बोलोगे। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, V एवरेज और VRMS, जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब यहाँ पे इस ग्राफ में तुम देखोगे ना, इस ग्राफ में देखोगे तो ये देखा गया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका स्पीड बहुत कम या बहुत ज्यादा हो, वो बहुत कम है। देखो जरा, ये स्पीड क्या है यहाँ पे, कम है ना। अगर हम यहाँ पे इतना ले रहे हैं, केवल इतना ले रहे हैं, जरा गौर से देखना, इतना, और लास्ट के हम ये ले रहे हैं, इतना ग्राफ को देख रहे हैं। इसमें जरा तुम गौर से देखो तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे स्पीड बहुत, यहाँ देखो स्पीड इधर बढ़ रहा है ना, स्पीड इस साइड में, एक्स एक्सिस पे स्पीड। तो स्पीड अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, यानी कि स्पीड यहाँ पे कम है, और यहाँ पे स्पीड अपने मैक्सिमम पे है, क्योंकि ग्राफ खत्म हो रहा है वहां पे। तो जब स्पीड बहुत कम था और जब स्पीड बहुत ज्यादा था, तो दोनों केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम है। देखो जरा, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना ही है और यहाँ पे इतनी ही है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। तो इस ग्राफ से ये देखा गया कि मैक्सिमम जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले रेंज में, मोस्ट प्रोबेबल वाले में। फिर आता है V एवरेज शो करते हैं, और फिर रूट मीन स्क्वायर करते हैं। ये तीन चीज इसमें, और कुछ कुछ बताएंगे। पहले अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ में, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी में ये क्या बताता है। ये ग्राफ क्या बताता है, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ये ग्राफ अगले साल फिर से क्लास 12th में, जो आप क्लास 12th में चले जाओगे, एक केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर आएगा, वहां पे ये फिर से ये चैप्टर आएगा, फिर से ये ग्राफ मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। अभी देख लो, 12वीं का भी काम अभी खत्म हो जाएगा। ये कहता क्या है तुम्हारा, क्या है यहाँ पे सारे में, क्या है, नंबर ऑफ
पार्टिकल्स है, ये सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सिंपल सा ग्राफ ये बता रहा है कि जब कोई भी तुम्हारे रूम में या कहीं पे भी जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम्हारे बहुत ज्यादा है, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसमें से बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो ये दिख रहा है इस कलर्ड है, बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनके पास उतना एनर्जी होता है जो जिससे कि वो रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर पाए। सर फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया, सुन लो। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बहुत कम ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं अवेलेबल जिनके पास उतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि वो रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कर पाए। अब सर ये रिएक्शन एनर्जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी भी रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बच्चा एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होता है। अगर कहीं भी कोई रिएक्शन हो रहा है तो एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए कि कम से कम इतना एनर्जी तो हो, तभी वो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। सिंपल सा बात है। वहीं पे ये कंसेप्ट आता है एक्टिवेशन एनर्जी का, जिसको हम लोग EA से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग EA से। ये कहता क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए मॉलिक्यूल टू कैरी फॉरवर्ड द टू स्टार्ट द रिएक्शन। इसका मतलब क्या कि वो मिनिमम एनर्जी जो कि एक गैस मॉलिक्यूल को या किसी भी मॉलिक्यूल को रिक्वायर्ड होता है ताकि वो रिएक्शन को आगे बढ़ा पाए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी है, मतलब इसके बिना, अगर इससे तुम्हारा कम एनर्जी है तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं। और यहाँ पे तुम देखो तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये सारे, ये एक्टिवेशन एनर्जी से पहले इनके पास एनर्जी ही नहीं है। यानी कि अगर ये पार्टिकल्स किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास मिनिमम एनर्जी था ही नहीं जिससे कि रिएक्शन आगे बढ़ पाए। ये ग्राफ बताता है चीज। तो ये समझ में आया। अगर इतना बात समझ में आता है तो अब हम लोग 3 स्पीड का बात करते हैं। इसमें काम का चीज ये है, ये बताते हैं 3 स्पीड है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसको लिख लेना अभी के अभी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और ये है एवरेज स्पीड। 3 तरह के तुम्हारे पास स्पीड आए थे। हाँ जी। अब फॉर्मूला क्या क्या होता है? तो VRMS का, इसको हम लोग RMS से रिप्रेजेंट करते हैं। VRMS होता है अंडर रूट 3RT अपॉन M, अंडर रूट 3RT अपॉन M। R क्या है? गैस कांस्टेंट, T क्या है? टेम्परेचर, M क्या है? मोलर मास। M है बच्चे मोलर मास। इसको हम लोग kg पर मोल में लिखते हैं। बोलोगे kg पर मोल, ये याद रखना, kg पर मोल, kg पर मोल। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है? VMPS। इसको हम लोग बोलते हैं अंडर रूट 2RT अपॉन M। ये भी याद रहेगा। और V एवरेज क्या होता है बच्चे? वो होता है अंडर रूट 8RT अपॉन पाई M। तो ये मत भूल जाना, कभी कभी एग्जाम में होता है ना कि गलती से हमको अंडर रूट समथिंग अपॉन M लिखने का आदत होता है, तो V एवरेज में पाई M होता है, अंडर रूट 8RT अपॉन पाई M। याद रहेगा क्या? माइक्रोफोन ऑन है, हाँ या ना बताओ फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. मोलर मास को हम लोग किस चीज में लेंगे बच्चे? बोल दो। केजी पर मोल। केजी पर मोल। kg per mole. अगर इतना समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखाओ। अच्छा उससे पहले एक बताते हैं, देखो जो मैंने बताया था ना कि द परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स विद अ वेरी हाई और वेरी लो स्पीड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। वैसे परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल जिसका स्पीड बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, देखो दिख रहा है क्या? बहुत कम होंगे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मोस्टली द मॉलिक्यूल्स पोजेस स्पीड इन द मिडिल विच इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वही बताया था कि मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्पीड मिडिल में होता है, जिसको लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तीसरा पॉइंट, टोटल एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिंपल। ये वाले में अगर तुम टोटल एरिया निकालो तुमको दिखा देगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उस सैंपल में, ब्ला ब्ला। और 2 तरह के स्पीड्स और होते हैं, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज स्पीड। इसका हम लोग बात कर लिए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, फटाफट इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आपको VRMS निकालना है। VRMS हाइड्रोजन का मीटर पर सेकंड में 27 डिग्री सेल्सियस पे। VRMS होता क्या है बच्चों?
अंडर रूट फॉर्मूला पहले लिख दो 3RT अपॉन एम। इसका आंसर सी है सर, सी, ओके बच्चे देखते हैं, ऑप्शन सी। देखते हैं 3RT अपॉन एम है ना। एम क्या होता है? हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, मतलब हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है? मोलर मास हो जाएगा H का 1 ग्राम, तो 1 ग्राम था, 1 केजी पर मोल में लेना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ केजी पर मोल। वैल्यू को रख दो ना यहाँ पे, अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 इंटू आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें 273 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 273 7 80 80 20 90, 80 20 100 300 हो जाएगा ना। 300 300 अपॉन 10⁻³ 10 की पावर 3। सॉल्व करने पे यहाँ पे समथिंग आंसर दे रखा है 2735, सी ऑप्शन। तो जिन बच्चों का सी था दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कल करवाया था, कल जिन बच्चों ने अगर ये पढ़ा है फिर कोई मतलब नहीं, अगर आपने कल पढ़ा है तो फिर सब कुछ जाओ और दूसरा कुछ पढ़ो, चीजें वही है ना, टाइम वेस्ट होगा आपका। ओके 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 सर, लीव कर रहे हैं हम क्लास। हाँ अगला, Okay, व्हाट thank you, इज sir. व्हाट इज द रेशियो VRMS टू VMPS इन ऑक्सीजन गैस एट 298 K? आपको VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड और VMPS जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, इसका क्या बताना है, दोनों का रेशियो बताना है। ऑक्सीजन गैस के लिए 298 केल्विन पे, 298 केल्विन पे। ये सिंपल सा बात है, फॉर्मूला लिखने आता है क्या? VRMS क्या होता है बच्चों? वो होता है 3RT अपॉन एम। VMPS क्या होता है? √2RT अपॉन एम। ये बोल दो ना जरा, दोनों का क्या निकालना था? टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर वही रहेगा, मोलर मास ऑक्सीजन है, दोनों में सेम ही रहेगा। एक काम करो, दोनों को स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, क्योंकि कटाने में आसानी रहेगा। तो हो जाएगा 3RT अपॉन एम और यहाँ पे हो जाएगा 2RT अपॉन एम। एम से एम कैंसिल, RT से RT खत्म, तो 3/2 हुआ है। अब इस स्क्वायर को वहां भेज दो तो अंडर रूट हो जाएगा VRMS अपॉन VMPS, वो हो जाएगा अंडर रूट 3/2। जो आंसर आएगा वो होगा। अब क्या आएगा? पहला बात, इस वाले को मत देख के समझना, ये एवरेज स्पीड है, तो ये सॉल्यूशन में यहाँ पे गलत है, उसको भूल जाना, ठीक है। क्लास कहाँ से खत्म हो गया राजपूत भाई? अभी तो पूरा रियल गैस बचा हुआ है, जो रुकेंगे वो एक्स्ट्रा सीखेंगे और जाएंगे। ये ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। एक चीज बस आप ध्यान रखना हमेशा कि VMPS किसी भी अगर एक गैस का पूछा हो ना, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के लिए पूछा हुआ है, पूछा है क्या कि ऑक्सीजन गैस के लिए तुम्हारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में क्या रेशियो आएगा। तो किसी भी अगर एक गैस का पूछा हो कभी भी रेशियो ना, तो रेशियो हमेशा तुम बोल सकते हो क्या होता है, देख लो और लिख लो। VMPS, V एवरेज और VRMS, इनका एक वैल्यू होता है और इसको आप हमेशा याद रखो, जो कि आपको काम का आएगा। MPS होगा 1, एवरेज होगा 1.128 1.128 और MPS होता है 1, 1.224। तो ये हमेशा याद रखना। ये है MGL। सर MGL क्या होता है? मस्त घोट लो, मस्त घोट लो, इसको घोट के रखना, काम आएगा। मतलब हम ऐसे नहीं बोल रहे कि काम आएगा, काम सही में आएगा, अभी नहीं आएगा। अच्छा अभी कैसे आता? तुमको MPS और RMS में बताना था। देखो तो जरा, यहाँ पे क्या पूछा था? ऑक्सीजन गैस के लिए RMS और MPS में तुम्हारा पूछा था रेशियो, RMS और MPS में। देखो RMS और MPS का रेशियो ले लो, तो 1.224 है क्या? बोलो ना जरा। तो अगर मेरे को इतना कैलकुलेशन ही नहीं करना होता, डायरेक्टली हम आंसर मार देते, अगर हमको वो चीज याद होता तो। ठीक है, चलो जी, ये सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि क्या दो रोंग जंक्शन था, ये होमवर्क, इसका आंसर दे रखा है यहाँ पे। अब आ जाओ कि रियल गैस क्या होता है। लेक्चर 4 रियल गैस। अब ध्यान से सुनते जाना। अब अभी से जो भी हम लोग पढ़ने वाले 20 मिनट ना, आइडियल गैस से थोड़ा सा हम लोग दूर भागेंगे। क्यों?
क्योंकि अभी तक जो भी तुम चीजें सुन रहे होगे ना, तुम्हें लग रहा होगा सर ऐसा होता तो है नहीं जो अभी तक हम लोग चीज पढ़ रहे हैं। क्या? जैसे मैंने बात किया था, या मैंने क्या, सारे सर ने बात किया था, पूरा केमिस्ट्री बात करता है। क्या बात करता है सर जी? कि गैस के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा, आइडियल गैस बोलता है। ऐसा है क्या? अरे वीक होगा, लेकिन होगा तो सही। रियल गैस बोलेगा। अब क्या बोलेगा जरा गौर से सुनो। रियल गैस बोलता है कि द assumptions टेकन फॉर आइडियल गैस बिकम्स इनवैलिड। जो भी हम लोग एजम्पशन लिए थे किसके लिए? आइडियल गैस के लिए, वो इनवैलिड है। किसके लिए? रियल गैस के लिए। रियल गैस जो मतलब हमारे आसपास होता है। क्या दो पॉइंट्स को इनवैलिड बताया उसने? पहला बोला कि वी थॉट दैट इन आइडियल गैस, हमने ये सोचा कि आइडियल गैस में देयर आर नो इंटरेक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। हम लोग वहां पे ये बोल रहे थे कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता है। बट रियल गैस में भले ही इंटरेक्शन जो होता है वो वीक हो, लेकिन होता है। उसको हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। रियल गैस बोलता है कि आइडियल गैस में तुम बोलते हो कि कोई इंटरेक्शन ही नहीं है मॉलिक्यूल्स में, बट रियली में वो क्या होता है कि वहां पे इंटरेक्शन होता है। इसीलिए इसीलिए ये एजम्पशन जो आइडियल गैस ने किया वो गलत है। दूसरा पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द गैस। बोलता है कि जो तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है ना, नेग्लिजिबल हमने वहां पे एज्यूम किया था इंटायर वॉल्यूम ऑफ द गैस का। ये मतलब क्या था सर? याद करो फिर से वही कहानी, क्रिकेट ग्राउंड, बॉल। मैंने बताया था ना कि उस क्रिकेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉल का तो वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, तो उसको निग्लेक्ट कर दो। रियल गैस बोलते हैं कि बहुत कम है, बट है ना, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो दूसरा पॉइंट था वॉल्यूम का, कि तुम बोलते हो कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है, इंटायर वॉल्यूम है, उसके रिस्पेक्ट में गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। आइडियल गैस बोलता था नेग्लिजिबल नहीं है, बहुत कम है। रियल गैस बोलता है। ठीक है, पहला। दूसरा, जो इंटरेक्शन बोलते हैं हम लोग वहां पे कि कोई इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्शन भले ही वीक हो लेकिन होता है रियल गैस में। ये दो पॉइंट समझ में आता है क्या? फटाफट पहले बोलो, क्योंकि रियल गैस यहीं से आगे बढ़ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अगर ये समझ में आ Yes, sir. अब कुछ पॉइंट्स है, रुक जाओ। ये कुछ पॉइंट है क्या? वही जो हमने बातें किया, द मोलिकुलर इंटरेक्शन कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन द रियल गैस। रियल गैस में मोलिकुलर इंटरेक्शन को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। मोलिकुलर इंटरेक्शन भले ही वीक हो लेकिन होता है जरूर। और वो इंटरेक्शन कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा लॉन्ग रेंज में, और रिपल्सिव फोर्स होगा शॉर्ट रेंज में। सर ये क्या हुआ? आप सर एक बार समझा दो। लॉन्ग रेंज में अट्रैक्टिव, वीक रिपल्सिव होगा शॉर्ट रेंज में। जिसका भी अनम्यूट है म्यूट करो खुद। दुनिया का नियम है कि हमेशा अट्रैक्शन से ही चल रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ज्यादा होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कम होता है। इसका क्या मतलब है सर? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज में वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। रिपल्सिव फोर्स कब डोमिनेट करेगा? जब मॉलिक्यूल्स केवल आएंगे और कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे तो वो क्या होंगे? फिर से दूर दूर चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो दूर होगा ना, उन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो लॉन्ग रेंज में अगर मान लो ये पूरा मॉलिक्यूल का एक रेंज है, तो यहां से यहां तक ज्यादा रेंज में अट्रैक्शन होगा, थोड़े से रेंज में रिपल्सन होगा। सिंपल सा बात है। हाँ रिया, चैप्टर 5 आज खत्म, लास्ट है। अगला पॉइंट, द इंटरेक्टिव फोर्स प्रेजेंट इन रियल गैस आर नेग्लिजिबल व्हेन दे आर फार अपार्ट। जो इंटरेक्टिव फोर्स है रियल गैस में, अगर बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान रखना 3 पॉइंट रहेगा, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत दूर दूर, तो रियल गैस में भी इंटरेक्टिव फोर्स जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। पहला बात। दूसरा क्या बोला? व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर ब्रॉट क्लोजर, जब भी मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर थे वहां पे रियल गैस में क्या था? इंटरेक्टिव फोर्स जीरो, नेग्लिजिबल। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स को तुम पास लेकर आते जाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्स स्टार्ट होगा डेवलप करना। कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स स्टार्ट होगा डेवलप करना। अब हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, मॉलिक्यूल्स को और पास लेके आएंगे। तुम जितना पास लेके आओगे, और अगर तुम बहुत पास लेके आ जाएंगे, ऑन ब्रिंगिंग द मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोजर दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। अगर तुम उनको बहुत पास में लेके आ गए तो फिर रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। 3 पॉइंट फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कि जो इंटरेक्टिव फोर्स होता है अगर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है रियल गैस में भी, तो वो नेग्लिजिबल होगा। जब उनको तुम पास लेके आते जाओगे अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है। जब उनको तुम बहुत पास लेके आ जाओगे रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है। इज दिस थिंग मेकिंग सेंस?
फटाफट है तो बोलो। माइक्रोफोन ऑन ऑफ है। क्यों ऑफ है सर? क्योंकि हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं और आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके रखे रहते हो। आपकी सजा भुगतो। आ जाओ अब अगला। तो अगर यहां तक बात समझ में आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। समझ जाओ, क्वेश्चन आएगा, हो सकता है क्वेश्चन आएगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिफिनीशन सुनो, हो सकता है कि समझ में आ जाए, हो सकता है कि समझ में आए, नहीं आए एकदम आसान तरीका से समझा देंगे, फिर कभी भूलोगे नहीं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या बोलते हैं? द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द मेजरमेंट ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। और ये पता नहीं क्या हाई फाई चीजें चल रही है, हाई फाई चीज हमको समझ में नहीं आता है, और हमको पता है जब हमको भी नहीं आया तो बच्चों को भी नहीं आएगा। तो आओ उसको तोड़ते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को तोड़ते हैं ग्राउंड लेवल पे लाके। क्या है डिफिनेशन के हिसाब से? तो बोल दिया है कि मेजरमेंट है कि आइडियल बिहेवियर से कोई गैस कितना डेविएट किया है। अब सर आइडियल बिहेवियर, डेविएशन, ये हमारे बस का बात नहीं है। तो आओ जी, आइडियल गैस तो पढ़े हो ना, आइडियल गैस तो पढ़े हो? हाँ जी सर पढ़े हैं। तो अगर पढ़े हैं तो इसका इक्वेशन भी मैंने पढ़ाया था। हाँ जी सर वो भी आपने पढ़ाया था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये तो पढ़ाया था ना। अब मत बोल देना कि सर ये भी समझ में नहीं आता है, ये आता है, प्रूफ भी करवाया था। जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, तुम इस एनआरटी को क्या करो, यहां पे लेकर आओ, मतलब नीचे लेकर आओ डिनोमिनेटर में। तो जब अगर हम ये करें तो पीवी अपॉन एन आर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। बोल दो हाँ या ना। तो जब पीवी इज इक्वल टू एनआर, पीवी अपॉन एनआरटी का वैल्यू अगर 1 हो जाए, पीवी अपॉन एनआरटी का वैल्यू अगर 1 हो जाए, तो वो कौन सा गैस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आइडियल गैस। सर ये कहां से आया? हाय रे, ये आइडियल गैस का इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये इंटू 1 कर दो, एनआरटी को नीचे लेकर आओ, तो अभी भी वही चीज लिखा हुआ है। तो जब भी पीवी इज इक्वल, पीवी अपॉन एनआरटी का वैल्यू 1 हो, तो वो आइडियल गैस होगा, वो आइडियल गैस होगा। और अगर पीवी अपॉन एन आर टी का वैल्यू 1 से ज्यादा हो या 1 से कम हो, इन द सेंस की नॉट इक्वल टू 1, ध्यान से सुन लो बच्चों, पीवी अपॉन एनआरटी का वैल्यू अगर 1 के बराबर नहीं है, माने 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, इस केस में वो गैस आइडियल नहीं रहेगा, वो गैस नॉन आइडियल बन जाएगा, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं वो रियल गैस, वो रियल गैस हो जाएगा। और यही पीवी अपॉन एन आर टी को हम लोग जेड बोलते हैं। ये जेड हम ऐसे लिखते हैं, इस पे तुम वो मत हो जाना, जेड तुम लोग जैसे लिखते हो ना, ये यही लिखना, वो जेड मेरा 2 बन जाता है, इसीलिए हम एक लाइन दे देते हैं। तो पीवी अपॉन एनआरटी का ही वैल्यू जो होता है वो जेड होता है, और इसी को तुम लोग बोलते हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं सर? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड का वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, आइडियल गैस होगा। अगर जेड का वैल्यू 1 के बराबर ना हो, 1 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो, तो वो रियल गैस होगा। अब आ जाओ डिफिनेशन पे, क्या बोला है डिफिनेशन? द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द मेजरमेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस, इज द मेजरमेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या था? जब वैल्यू 1 हो, जब वैल्यू 1 हो, 1 से बड़ा हो, तो भी वो क्या करेगा? आइडियल गैस से नेचर छोड़ के नॉन आइडियल में जा रहा है ना, रियल गैस की तरफ जा रहा है, तो वो डेविएट कर रहा है आइडियल बिहेवियर से। कितना डेविएट किया? कुछ भी किया, वो जो किया जेड का वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिखा रहा है। 1 से कम है तो भी वो डेविएट कर रहा है आइडियल गैस से, उस सेंस में भी वो क्या हुआ? डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस। तो जेड क्या बताएगा कि कितना तुम्हारे गैस मॉलिक्यूल्स आइडियल बिहेवियर से डेविएट किया है। अब कैसे निकालेंगे? पीवी अपॉन एनआरटी। एक और फॉर्मूला है, वी रियल अपॉन वी आइडियल, मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। ना भी हो, हमें उतना हाई फाई समझ में नहीं आता है, ये समझ में आया? इससे ज्यादा आप क्या इससे ज्यादा हम क्या तोड़े? ये समझ में आ गया तो आपकी कहानी खत्म। माइक्रोफोन ऑन है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये जो बच्चे बोलते हैं ना, एक बार सर और समझा दीजिए,
मेरे क्लास में नहीं बोला करो। क्यों? क्योंकि मैं 5 बार ऑलरेडी एक चीज को बोल देता हूँ, इसके बाद भी तुमको एक बार रिपीट करवाना होना। जब 5 बार में नहीं है तो छठे बार में पक्का नहीं आएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है हमारा। मैं रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दे रहा हूँ अभी भी। ये मत बोलना कि सर जैसे ही आपने रिपीट किया ना फिर से समझ में आ गया। मैं वही बात फिर से पहले भी बोल चुका हूँ 5 बार। 5 बार नहीं, छठे बार में कोई चमत्कार नहीं होगा। लो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये बताता है कि आइडियल गैस बिहेवियर से जो मतलब गैसेस नॉन आइडियल गैस बिहेवियर में जाती हैं तो वो कितना डेविएट करती हैं, इसी को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। एग्जैक्टली बच्चे। हाँ योशी, कि उसका आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएशन हुआ है। चलो रिपीट कर दे रहे हैं। अमृत भी बोला है कि सर एक बार रिपीट कर दो ना प्लीज। लो बच्चे तुम्हारे लिए आइडियल गैस का इक्वेशन था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सुन लो ध्यान से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो हम लोग एनआरटी को लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में लेके आए, तो पीवी अपॉन एनआरटी का वैल्यू हो गया 1। इसको भी हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस। पीवी अपॉन एनआरटी को हम लोग बोलते हैं जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब अगर पीवी अपॉन एनआरटी का वैल्यू 1 ना हो, यानी कि एक से बड़ा हो जाए, एक से छोटा हो जाए, उस केस में वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करता है, रियल गैस की तरह बिहेव करता है। यही जो z का वैल्यू है, ये क्या है? z ही तो है, पीवी अपॉन एनआरटी। तो जब z नॉट इक्वल टू 1 हो तो कितना बढ़ा कितना घटा, ये जब हम लोग पता लगा लेंगे ना, उसी से मालूम चलेगा कि वो कितना डेविएट किया है आइडियल बिहेवियर से। तो सिंपली z इज द मेजरमेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर क्या था? z इक्वल टू 1। z इक्वल टू 1 आइडियल बिहेवियर। वहां से मोलिक्यूल कितना नॉट इक्वल टू 1 हुआ है, उसको तुमने अगर पता लगा लिया तो तुम्हारा काम हो गया। जस्ट गिव मी, अब बोल दो। यहां तक बात क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आ गया अमृत। अमृत सबको तो क्लियर हो गया था, अमृत को क्लियर नहीं हुआ था। अमृत अब क्लियर हुआ क्या प्यारे बच्चे? अब हो गया। ये जो है ना कि सर आप पूछ रहे तो आप तो बोलना ही पड़ेगा। अगर आप भी बोले कि सर अभी नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर आपको जब तक क्लियर ना हो तब तक आप पूछते रहो। आपका काम है पूछना, टीचर भले आपको बताए चाहे नहीं बताए, ठीक है? आप अपने धर्म को हमेशा सर पालो। विस्कोसिटी अब एक चीज तो यहाँ पे पढ़ा, विस्कोसिटी बच्चे फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे, वहां पे चल रहा है ना आप लोग का। अभी इलास्टिसिटी विस्कोसिटी सर इसमें भी टॉपिक है। इस पीडीएफ में विस्कोसिटी है बच्चे। अभी मतलब आज वाले क्लास में वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आप लोगों को। अभी आ जाओ, ये जो पॉइंट है, ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाला पॉइंट है, यहाँ पे आएंगे हम लोग, एक ग्राफ पढ़ेंगे तब। अभी के लिए अगला पॉइंट, अगला है वान डेर वाल्स इक्वेशन। जस्ट गिव मी अ मिनट। अगला है बच्चे, ये बोलते हैं वान डेर वाल्स इक्वेशन। वान डेर वाल्स इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन। अब जो ये इक्वेशन आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन। क्या है जरा कंपेयर करो। आइडियल गैस के लिए तुमने क्या पढ़ा था? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पढ़ा था ना? एनआरटी वही का वही रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा। प्रेशर के जगह पे हो जाएगा P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, प्लस, ये ध्यान रखना यहाँ पे प्लस भी है, प्लस V माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। और ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन। जो आइडियल गैस इक्वेशन था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसमें प्रेशर में कुछ चेंज आता है, वॉल्यूम में कुछ चेंज आता है। ये दोनों में, क्योंकि प्रेशर को वहां पे तुमने बोला था कि प्रेशर, ये क्या बोले थे हम लोग कि प्रेशर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं होता है प्रेशर के लिए, जो कि गलत था। इसीलिए देखो रियल गैस में प्रेशर में चेंज है। वॉल्यूम के लिए तुमने बोला था कि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है, जो कि नेग्लिजिबल नहीं होता है, कम होता है। इसीलिए वॉल्यूम में भी चेंज है। तो तुम्हारा प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आएगा। क्या आएगा? तो अब मेरे साथ साथ इसको पहले लिखो, इसके बाद क्या चीज है मैं समझाऊंगा। 5 बार सबको एक साथ, ये नहीं कि अलग अलग बोलना है। अभी ये नहीं होगा कि कोई बच्चा बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है, सबको अनम्यूट करना है,
मैं 15 सेकेंड का 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला को अभी बोलना है। सर बुलवाएंगे अभी क्लास में? हाँ, लेट हो रहा है फिर भी। क्यों? मेरे को पता है मैं क्यों बुलवा रहा हूँ। बोलो, p प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। 5 बार फटाफट सारे लोग बोलेंगे। E plus P plus E square plus upon V V plus V square plus V minus N V equal to N V R square plus V minus N V plus square plus A N square upon V square N V is equal to 90 N square upon V square plus V minus N हो गया जी। अब रियली में इन्होंने बोला होगा, रियली में जिन्होंने बोला होगा, क्योंकि मेरा तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब तक बच्चे बोले नहीं ना, मन का चीज मन में ही रह जाता है। जब तुम बोलोगे तो वो तुम्हारे कान में जाएगा, दिमाग भी सुन रहा होगा, प्रोसेस कर रहा होगा, तो चीजें याद होंगी। ठीक है, पहले से कुछ ज्यादा आई होप कि याद हो गया होगा। अमृत, आई टोटली एग्री विथ योर पॉइंट, बहुत वैलिड पॉइंट है। ठीक है, वेरी गुड बच्चे। इसीलिए मैंने बोला था कि तुम्हारा धर्म है पूछना, तुम पूछते रहो। 6 बार बोल दिया तो बहुत बढ़िया है। तो बोलना इंपॉर्टेंट है। जब भी फॉर्मूला हो, घर पे बैठे हो या कहीं और हो, मैं नहीं भी, अभी तो मैंने बुलवा दिया तो आपने बोल लिया, ना भी बोलूं आपको बोल के याद करना है। याद मन में नहीं होता है, बोलना पड़ता है। ठीक है, बोलने का फायदा क्या होता है कि एटलीस्ट तुम्हारा दिमाग प्रोसेस कर रहा होता है, तुम सोचते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो याद रखना इंपॉर्टेंट। वांडरवाल्स इक्वेशन में तुम्हारा है p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे दो चीजें तुमको ध्यान रखना है, a और b। a जो कि प्रेशर में आया था और b जो कि तुम्हारा वॉल्यूम में आया। a और b को हम लोग बोलते हैं वांडर वाल्स कांस्टेंट। a और b को क्या बोलते हैं? वांडर वाल्स कांस्टेंट। a जो होता है a, उसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। A is the attractive force between the gas molecules। बोलते जाओ, बोलते जाओ, सुनते जाओ और बोलते जाओ। एक बार मैं जब बोल दिया तुम सुन लिए, बोलो कि सर के साथ बोलो। A जो होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है किसके बीच में? गैस मॉलिक्यूल्स के बीच। ये तो सिंपल सा बात है। अब बोला कि जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, A का वैल्यू बढ़ेगा। सिंपल सा बात है। अब A ही है तुम्हारा क्या? अट्रैक्टिव फोर्स गैस मॉलिक्यूल के बीच में। तो अगर 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 ए का वैल्यू बढ़ जाए तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। या मैं ये बोल दूं कि दो गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर मैंने घटा दिया, या प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, इसका मतलब दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया होगा। ध्यान से सुन लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर कोई पिस्टन है तो वहां पे प्रेशर बढ़ा दो तो मॉलिक्यूल्स और क्लोजर आ जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना, इसका मतलब ए का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ए अट्रैक्टिव फोर्स है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा ए का भी वैल्यू बढ़ेगा। सिंपल सा बात है। बी क्या है बच्चे? बी इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है वो बी बताता है। बी इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स। और हमेशा हमेशा ए का वैल्यू बी से बड़ा होता है। ऑलवेज द वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, किसी भी एक गैस के लिए। अगला पॉइंट है कि द हायर द वैल्यू ऑफ ए का जितना ज्यादा वैल्यू होगा द मोर आई एम सॉरी द मोर इजिली लिक्विफेक्शन कैन ऑकर। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, लिक्विफाई होने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा उस गैस मॉलिक्यूल का। अब अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, समझो। गैस मॉलिक्यूल से उसमें इंटरेक्टिव फोर्स यानी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तुम ए बढ़ाते जाओ, तुमने ए बढ़ाते गया, ए बढ़ाते गए मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ाते गए। इसका मतलब जो गैस मॉलिक्यूल से पास आते गए होंगे, अगर ए का वैल्यू बहुत ज्यादा हो, इसका मतलब मान लो कि मैं बोलूं कि ए का वैल्यू है कहीं 1 कहीं 2, या सिंपल सा मान लो x 2x 3x। मैं अभी ओपन करने वाला हूँ, ठीक है, माइक्रोफोन। एक गैस मॉलिक्यूल्स का ए का वैल्यू है x, दूसरे का है 2x और तीसरे का 3x। तीनों में से किसका ज्यादा टेंडेंसी होगा लिक्विफाई करने का? बताओ।
Sir, 3x. वेरी गुड, 3x का होगा। क्यों? क्योंकि a का वैल्यू ज्यादा है। a का वैल्यू ज्यादा है मतलब वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है मतलब लिक्विफाई होने का टेंडेंसी वहां ज्यादा होगा। जितने ज्यादा क्लोजर होंगे वहां पे लिक्विफाई होंगे। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, आपको बोलना है a क्या था वंडरवाल कांस्टेंट में, वंडरवाल इक्वेशन में a क्या था? Attraction. Attractive force. b क्या था? Attractive force. b क्या था? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स। ए लड़की मार खाओगी। खाली वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? दुनिया का, जहां का, मॉलिक्यूल्स का, किसका? तो आपको पूरा स्पेसिफाई करना है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल। प्रेशर तुम्हारा ए है अट्रैक्टिव फोर्स, तो कहाँ का अट्रैक्टिव फोर्स? किसका अट्रैक्टिव फोर्स बताओगे ना किसका? तो आधा अधूरा मत बोलो, केमिस्ट्री में फिर लफड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रियल गैस का इक्वेशन। अब ये ग्राफ एक ध्यान से देख लो। जो तुम्हारा ये जेड है ना, जेड, जेड वर्सेस प्रेशर में, जेड वर्सेस प्रेशर। जेड क्या था? पीवी अपॉन एनआरटी, यानी कि तुमने पीवी अपॉन एनआरटी वर्सेस प्रेशर में लिया है। ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। ये जो तुम्हारा रेड लाइन है, ये है आइडियल गैस का इक्वेशन। हो सकता है कि आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो क्योंकि स्क्रीन बड़ा होगा। अभी पीडीएफ मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ लो। ये जो रेड लाइन आ रहा है ना बच्चे, ये रेड लाइन, रेड लाइन, ये आइडियल गैस का इक्वेशन है। यानी कि यहाँ पे z का वैल्यू क्या होगा? 1। अब ये है z ग्रेटर देन 1, यहाँ पे होगा z ग्रेटर देन 1, और इसके नीचे z लेस देन 1। जिसका z ग्रेट 1 के बराबर था वो आइडियल गैस था। हमने बता दिया जो z का वैल्यू 1 था तो वो आइडियल गैस था। जब z का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 था, जिसको कि मैंने बोला था कि अगर 1 से बड़ा हो या छोटा हो तो वो रियल गैस होगा। अब ध्यान देना, इस ग्राफ में 2-3 पॉइंट्स का केवल ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है। क्या याद रखना है? जो गैस मॉलिक्यूल्स का हम नाम लिखेंगे अभी, ये इसको ना थोड़ा सा अल्टरनेट कर लो, ये ऐसे खराब दिख रहा है। ये है हाइड्रोजन और ये है नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और हीलियम दिख रहा है क्या? ये लाल से किया गया है, लाल से। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, फिर से हम बोल रहे हैं दोबारा, हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा जेट ग्रेटर देन 1 है। मतलब ये हमेशा रियल गैस की तरह बिहेव करे, चाहे प्रेशर कम हो या प्रेशर ज्यादा हो। जरा गौर से देखो, मेरे तरफ नहीं, ग्राफ पे गौर से देखो। क्या देखना था सर? कि जब प्रेशर कम, मतलब प्रेशर दिख रहा है क्या? 0 से स्टार्ट हुआ है 500 तक गया है। मेरे प्यारे बच्चों, 0 से स्टार्ट हुआ है 500 पे गया, यानी लो टेम्परेचर से मॉडरेट हुआ, मॉडरेट से हाई भी गया है। किसी भी वैल्यू ऑफ पी के लिए, किसी भी वैल्यू ऑफ प्रेशर के लिए, किसी भी वैल्यू ऑफ प्रेशर के लिए हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा जेड ग्रेटर देन 1 है। हमेशा इस ग्राफ से जेड बराबर 1 से ऊपर है। दिख रहा है क्या? ये वाला, ये दोनों। प्यारे बच्चों, इस ग्राफ में कुछ ऐसा है, ये जेड इक्वल टू 1 है, देख लो जरा। और सॉरी, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हीलियम। तो किसी वैल्यू ऑफ पी के लिए, पी का कोई भी वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा जेड ग्रेटर देन 1, याद रहेगा, किसी वैल्यू ऑफ पी के लिए। और कुछ गैसेज ऐसे थे कि जब प्रेशर कम था तो उनका जेड का वैल्यू देखो 1 से कम है, जेड लेस देन 1 है। जैसे कि CH4 है, N2 है, CO2 है। दिख रहा है क्या? CH4, CO2, N2। जब प्रेशर कम था तो इनका जेड का वैल्यू कम था। फिर तुम प्रेशर बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, तो किसी पॉइंट पे आया कि उस पॉइंट के बाद, उस प्रेशर के बाद इनका जेड ग्रेटर देन 1, जेड ग्रेटर देन 1 हो गया। दिख रहा है क्या? जब जेड ग्रेटर देन 1 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। और जब जेड लेस देन 1 हो तो इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन
फ्रॉम आइडियल गैस। चैंपियंस ऑन द स्क्रीन, फटाफट। ठीक है, कुछ ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स थे, हाइड्रोजन, हीलियम, किसी भी प्रेशर के लिए उनका हमेशा Z ग्रेटर देन 1 है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे CH4, N2, CO2, जब प्रेशर कम था निगेटिव डेविएशन शो कर रहे थे, जब प्रेशर बढ़ गया पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे। यही पॉइंट को जो मैंने बोला था ग्राफ के बाद बताऊंगा। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ है, देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हेन द प्रेशर इज एक्सीडिंगली लो। जब प्रेशर बहुत कम हो तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। उस पॉइंट पे Z का वैल्यू 1 होगा, यानी कि वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। हाँ जी, Z का वैल्यू 1। उसके बाद व्हेन द प्रेशर इज लो, जब प्रेशर कम था या मॉडरेट था, अट्रैक्टिव फोर्सेस टेक ओवर। जब प्रेशर तुम कम, मतलब और कम करो तो अट्रैक्टिव फोर्सेज उस समय ज्यादा हो जाते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, और उस केस में जो Z का वैल्यू है वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, Z का वैल्यू लेस देन 1 होता है। यहाँ पे देखो, जब प्रेशर कम था या मॉडरेट था जब प्रेशर कम था या मॉडरेट था उस केस में Z का वैल्यू लेस देन 1 है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, जब प्रेशर हाई है तो Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, बस और कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब प्रेशर तुम्हारा ज्यादा है तो Z का वैल्यू ग्रेटर देन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, तभी आपको यहां से जाना होगा। एक और पॉइंट पहले सुन लो, मेरे को पता है क्लास का टाइम ओवर हो गया है, 10:15 बजे और क्लास है, लेकिन एक पॉइंट और सुन लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर क्या है कि इज द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे रियल गैस आइडियल गैस की तरफ बिहेव करने लगता है। सर फिर से बोलिए, ऐसा टेम्परेचर जिसपे रियल गैस आइडियल गैस की तरफ बिहेव करता है। फिर से बोलिए सर, ऐसा टेम्परेचर जिसपे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, और इसको हम लोग TB से रिप्रेजेंट करते हैं। TB का वैल्यू होगा A/RB। याद रखेंगे कि नहीं? TB का वैल्यू होगा बॉयल्स टेम्परेचर का, TB इज इक्वल टू A/RB, A/RB। इसके बाद है बॉयल्स पॉइंट। बॉयल्स पॉइंट तुम्हारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस। बॉयल्स पॉइंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस। अब देखो, एक काम की बात बताए, क्या ये बता रहा है बॉयल्स टेम्परेचर? नहीं ना, समझ में आया? अब समझो। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा जो नाइट्रोजन है, मान लो ये नाइट्रोजन वाला पसंद करते हैं, ये Z इक्वल टू 1, कुछ ऐसा था तुम्हारा नाइट्रोजन। ग्राफ खराब बन गया है तो समझ जाना। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है प्यारे बच्चों, रियल गैस की तरह। जब प्रेशर लो था Z लेस देन 1 था, जब प्रेशर बढ़ गया Z ग्रेटर देन 1 था। जरा गौर करो तो ये वाला पॉइंट किसी को ध्यान में आ रहा है क्या? दिख रहा है क्या? जहां लाल मैंने बिंदी लगा दिया है, Z का वैल्यू 1 के बराबर है। माइक्रोफोन ऑन कर दिया मैं। Z का वैल्यू 1 के बराबर आइडियल गैस चाहिए पॉइंट पे बच्चे, इस पॉइंट पे ये जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, और यही जो पॉइंट होगा इसको लोग बोलते हैं बॉयल्स पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे ये आया होगा, ये जिस टेम्परेचर पे आया होगा उसको लोग बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। आई होप दिस थिंग इज मेकिंग सेंस कि बॉयल्स टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे कि जो रियल गैस होता है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो बॉयल्स पॉइंट है ना, ये तुम्हारा गैस के अलग अलग नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि नाइट्रोजन के लिए अलग बॉयल्स पॉइंट आएगा, दिख रहा है क्या? ये एक यहाँ पे कट है, एक यहाँ पे कट है, एक यहाँ पे कट है, बोल दो ना बच्चों। तो सबके लिए अलग अलग है, तो गैस का जैसा ही नेचर अलग होगा उसके लिए बॉयल्स टेम्परेचर अलग अलग आएगा। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे। बॉयल्स पॉइंट, वह पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। तो ये ध्यान रखना बच्चे। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ठीक है,
आज की कहानी हमारी यहीं तक रहेगी। एक है लिक्विफैक्शन वाला पार्ट जो बच गया, एक बच्ची ने पूछा ना सर विस्कोसिटी, वो लिक्विफैक्शन वाले में आता है बच्चे, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। ध्यान रखना, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा। सर कब तक मिलेगा? कब तक मिलेगा? मंडे या ट्यूसडे से पहले पहले यूट्यूब पे जब अपलोड हो जाएगा तो उसका लिंक सारे ग्रुप्स में चला जाएगा। ठीक है? क्यों सर कर रहे हैं आप ऐसे? क्योंकि जितना रह गया है, नहीं काम का नहीं है वो, क्योंकि अब चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हम पूरा पढ़ा देंगे, काम का चीज सारा हमने डिस्कस कर लिया है, इससे ज्यादा आपके काम का कुछ भी नहीं आएगा, वो पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसीलिए हम लोग रिकॉर्डेड दे रहे हैं। ठीक है? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मंडे को थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कल के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट मेरे तरफ से, आप सब लोग बहुत 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 शुभकामनाएं। ठीक है? Thank you, sir. सर इस फॉर्मूले पे भी एक क्वेश्चन करवा